हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 28 अक्टूबर 2024 के 3 प्रमुख समाचार और उस पर आधारित 5 प्रश्नों को देखने हैं। पहला प्रश्न है डिजिटल अरेस्ट का मामला। प्रधानमंत्री ने 27 अक्टूबर यानी कल अपने मन की बात में डिजिटल अरेस्ट की धोखाधड़ी और उससे जुड़ी हुई समस्या के बारे में बताया है और लोगों से कहा है कि हमें इससे बचने के लिए रुकना, सोचना और कार्रवाई करने वाले 3 चरणीय उपाय को अपनाने की पहल अपनाना पड़ेगा। तो इसको हम समझेंगे, मामला पूरा क्या है, कैसे है। दूसरा है चीन जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी के दोहरे संकट से जूझ रहा है। दोहरा संकट क्या होता है जनसांख्यिकी का? मतलब जुड़ा हुआ कि एक तरफ तो उसके यहाँ पे जन्म दर घट रही है या जो है बच्चों की आबादी घट रही है और दूसरी तरफ 60 से ज़्यादा 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र की आबादी बढ़ रही है, जो कहीं ना कहीं उसकी अर्थव्यवस्था और उसके सामाजिक ताने बानी के लिए एक गंभीर चुनौती का संकट, मतलब गंभीर चुनौती खड़ा कर रहा है। तो इसको हम समझेंगे। तीसरा मुद्दा है कि उड़ीसा में आए चक्रवात दाना का प्रभाव जो है उसको कम करने में, उसकी तीव्रता को कम करने में कहीं न कहीं भीतरकनिका का जो राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है उससे उसको काफ़ी मदद मिली है। तो इसमें हम मैंग्रोव वन क्षेत्र और उससे जुड़ी हुई सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसी पर आधारित 5 प्रश्नों पर हम देखते हैं। अगर हम पहला देखें तो देखिए, ये प्रधानमंत्री और डिजिटल अरेस्ट। प्रधानमंत्री पिछले कई सालों से, मतलब पिछले 10 साल से तो उनका शासनकाल चल ही रहा है, वो विभिन्न सामाजिक अन्य मुद्दों पर लोगों से डायरेक्ट जुड़ते हैं और अपनी मन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा अपने मन की बात के कार्यक्रम के इस हालिया अंक में उन्होंने डिजिटल अरेस्ट और उससे जुड़ी हुई चुनौतियों के बारे में बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोगों को डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर धोखाधड़ी से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि देश में कोई भी प्रवर्तन एजेंसी किसी को डिजिटल रूप से धमकी नहीं देती है। और अगर आपके पास कोई इस तरह की चीज़ें आए जो आपको डिजिटल रूप से धमकी दे या आपको धोखाधड़ी करने की कोशिश करे, तो प्रधानमंत्री का कहना है कि स्टॉप, थिंक एंड एक्ट वाली कार्रवाई के रूप में आपको पहले शांत रह के और उसको ये समझना चाहिए कि ये धोखाधड़ी की कार्रवाई है और उसके अगले विकल्प के रूप में 1930 वाले नंबर पे कार्य करके इसकी सूचना या पुलिस को इसकी सूचना देनी चाहिए। जहाँ तक डिजिटल अरेस्ट का मामला है, डिजिटल अरेस्ट में जो है साइबर अपराधी या साइबर फ्रॉड करने वाले प्रवर्तन एजेंसियों के हवाला देते हुए लोगों से उनके किसी न किसी केस में या किसी मुद्दे में फंसाने या उसको दोषी ठहराने का हवाला देकर उनसे पैसा अरेस्ट करते हैं और कहते हैं कि जब तक आप पैसा नहीं देंगे तब तक आप डिजिटली अरेस्ट हैं। और ऐसे में लोग वीडियो कॉल या स्काइप पर फंसे रहते हैं जब तक कि पैसा नहीं मिल जाता है। ये गंभीर चुनौती है और I4C जो है इंडियन साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर के द्वारा ये बताया गया है कि पिछले जनवरी से लेकर अप्रैल के दौरान ही लगभग 120 करोड़ रुपए डिजिटल अरेस्ट के द्वारा धोखाधड़ी की गई है। हाल फिलहाल में मामला वर्धमान समूह के मालिक ओसवाल के साथ, चेयरमैन के साथ भी ये मामला आया है, जिनसे 7 करोड़ रुपए का डिजिटल अरेस्ट के जरिए धोखाधड़ी किया गया है। आइए ज़रा हम देखते हैं इससे जुड़े हुए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में डिजिटल गिरफ्तारी की ओर ध्यान आकर्षित किया है और लोगों को इस धोखाधड़ी के प्रति आगाह किया है। क्या आगाह किया है? उन्होंने कहा है कि डिजिटल गिरफ्तारी या धोखाधड़ी से सावधान रहें। कानून के तहत डिजिटल गिरफ्तारी जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में कानूनन कोई भी आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकता है। कोई भी सरकारी एजेंसी ऐसी जांच के लिए आपसे कभी भी फ़ोन या वीडियो कॉल के जरिए संपर्क नहीं करेंगी। ये बात प्रधानमंत्री ने कहा है। इसलिए लोगों को इस तरह का कोई भी आए, आप उनसे सीधे कहिए कि चलिए पुलिस को चलते हैं, या 1930 एक नंबर है, उस पर आप साइबर फ्रॉड के बारे में शिकायत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इस वर्ष अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने मन की बात कहा, लेकिन इस वर्ष मई माह में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट प्रवृत्ति में वृद्धि को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शासन और पुलिस को इस बारे में अलर्ट जारी किया था कि डिजिटल अरेस्ट की शिकायतें देखी जा रही है। डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, अगर इसको हम देखें तो डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराधों द्वारा भोले भाले पीड़ितों को धोखा देने और पैसे ऐंठने के लिए अपनाई जाने वाली एक नई और अभिनव रणनीति है। हालांकि भोले भाले को ही करते हैं, लेकिन जैसे अभी हाल फिलहाल में इस महीने में मामला तो वर्धमान समूह के
चेयरमैन और जो है एमडी एसपी ओसवाल तक से को भी डिजिटली अरेस्ट करते हुए उनको 7 करोड़ रुपया उनसे ठग लिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोले भाले लोगों को, इनसे काफ़ी इन्फ्लुएंट लोगों को भी इसके शिकार बनाने की संभावना देखी जाती है। इसमें जो अपराध पद्धति है उसमें क्या होता है कि धोखेबाज खुद को पुलिस, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई जैसे कानून प्रवर्तन एजेंसियां, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का हवाला देते हुए आपसे प्रस्तुत करते हैं और उन्हें यह विश्वास दिलाने में हेर फेर करते हैं कि उन्होंने कुछ गंभीर अपराध किया है। देखिए, इसको करने के लिए जो साइबर अपराधी होते हैं वो पहले कुछ न कुछ आपके सोशल प्रोफाइल के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे हो सकता है कि कहीं कोई आपके कहा कि हम डीआरआई से हैं या हम नारकोटिक्स से हैं, आपका जो है कुरियर कहीं गया है, आपने कहीं भेजा है, उसमें ड्रग्स है, उसमें 200 ग्राम ड्रग्स है, इतना करोड़ का आप पर फाइन लगेगा, इतना जेल होगा, ये होगा। फिर हो सकता है फ़ोन करके कहे कि आप ऐसा है कि हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, अगर कुछ पैसा देगा है या तो करके छुड़ा लीजिए, नहीं तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और उसमें से कई लोग डर जाते हैं। जैसे एक गांव में कहावत है कि कौवा कान लेकर चला गया, तो लोग कान के पीछे बढ़ने लगते हैं, कौवे के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो वो एक समस्या होती है कि लोगों की कुछ सूचनाएं, कुछ झूठ और कुछ भ्रम, इन सब का हवाला देते हुए जो है डिजिटल अपराधी, ये साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्ट जैसी फ्रॉड की घटना जो है करते हैं। जैसे अभी एक मामला अभी हम देखेंगे, अभी बताए भी है कि एसपी ओसवाल का जो वर्धमान के चेयरमैन हैं, उनके मामले में तो वो ईडी का, प्रवर्तन निदेशालय की आपका कोई केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के अपने भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से तक से उनकी बात करवा दी गई वीडियो कॉल पे, ऑल कॉल पे, और उनसे 7 करोड़ रुपए उनसे अकाउंट से ट्रांसफ़र भी करा लिया गया। तो ये पूरा मामला होता है, कुल मिला के कुछ सूचनाएं आपसे जुड़ी होती उनको मिल जाता है और उसके साथ फिर अपने वो पूरा तंत्र लगा के आपके डर का वो फ़ायदा उठाते हैं। अब ये है कि इनसे कैसे बचा जाए, कैसे सुरक्षित रहा जाए। तो देखिए, जो डिजिटल ये साइबर धोखेबाज हैं, इसमें आम लोगों को झांसा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आम लोगों को, ये पढ़े लिखे और इन्फ्लुएंट लोगों को भी धोखा देने में सक्षम हो जाते हैं अगर उनसे जुड़ी हुई कुछ सूचनाएं अगर उनको मिल जाती है, उसमें आधा सच आधा झूठ करके प्रवर्तन निदेशालयों का हवाला देते हुए वो ये काम करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ संकेत है जिससे पता चल सकता है कि आपके पास साइबर जो है फ्रॉड आए हैं या एक्चुअल कॉल है। जैसे कि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भारत के कानून व्यवस्था के तहत कोई ऑनलाइन या डिजिटली आपको जांच आदि के लिए कॉल ही नहीं कर सकता, तो वो मामला ही खत्म हो जाएगा, नहीं करेगा। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे वे आमतौर पर एक वास्तविक पुलिस थाने में जैसे ही आप जाने के लिए कहेंगे कि थाने में जाना है, तो वो उससे बचते हैं, वहाँ पे वो नहीं जाने की बात करते, क्योंकि पुलिस के पास जाएंगे तो वो खुद फंस जाएंगे। आपको याद होगा अक्षय कुमार की मूवी स्पेशल 26 वो ठग रहते हैं और सीबीआई का हवाला देते हुए ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनके पास उनको लगता है और उसको ठगते हैं। तो वो इसी तरह का ये आप समझ लीजिए कि साइबर के तरफ से वो फ्रॉड किया जा रहा है। ऐसी कॉल वो लंबी अवधि के लिए चलती है, करीब घंटों के लिए आपको, और कोई भी प्रवर्तन निदेशालय वाला व्यक्ति या प्रवर्तन एजेंसी वाला व्यक्ति इतनी लंबी कॉल नहीं करेगा। साथ ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि 3 चरण हैं, स्टॉप, थिंक एंड एक्ट, रुको, सोचो और कार्रवाई करो। इसके तहत 3 चरण अपनाए जाते हैं। जैसे पहले चरण में शांत रहें, घबराए नहीं, यदि संभव हो तो जो रिकॉर्ड है, जो कॉलिंग है, वीडियो कॉल जो है उसको रिकॉर्ड कर लो। दूसरा है, याद रखें कि कोई भी सरकारी एजेंसी आपको ऑनलाइन धमकी नहीं देगी, क्योंकि जैसे ही क्योंकि ऑनलाइन में क्या करना होता है, उनका पूरा जो है डिजिटल जो है फुटप्रिंट तैयार हो जाता है। और अगर किसी को आपसे घूस लेना है, आप इसे सोचिए कि अगर आपको किसी से घूस लेना है तो फिर वो ऑनलाइन वाला प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि उससे फिर क्या हो जाएगा, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा आपके पास हो जाएगा, भले आप रिकॉर्ड करें या ना करें, सिक्योरिटी एजेंसीज के पास तो वो चीज़ें पहुंच ही जाती है। तीसरा है कि तुरंत, जैसे कि एक्ट करने में क्या है कि आप राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन से जुड़ जाए, 1930 पे डायल कर सकते हैं और पुलिस को भी इसकी सूचना दे सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो है उसमें ये बताया कि इन चरणों को अपना के आप साइबर जो डिजिटल अरेस्ट है जैसी साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर हम देखें तो केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए क्या प्रयास किया गया है, तो एक भारत के जो है गृह मंत्रालय के साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग के तहत एक संस्था काम करती है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। इंडिया
साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, यह जो है बढ़ते साइबर अपराध के मामले से निपटने के लिए यह अधिकृत है। और ये एक तरह से सोचिए कि जितने भी भारत में साइबर जो है फ्रॉड को लेकर, साइबर अपराध को लेकर जितनी भी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उसमें जो सर्टिन से जो लेके जो उसके लिए स्पेशलाइज है आईटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत, उसको लेकर और भी जो पुलिस है, आईबी है, आप कह सकते हैं सीबीआई है, एनआईए है, जितनी संस्थाएं हैं उनके साथ साइबर वाले मामले को लेकर ये कोऑर्डिनेटिंग का कार्य करती है। और इसके अनुसार जनवरी से अप्रैल 2024 तक ऐसे रुझान मिले हैं कि इस तरह के धोखाबाजी से भारतीयों का 120 करोड़ से ज़्यादा, यानी 120 करोड़ 30 लाख रुपए की नुकसान इन्हीं के जरिए, धोखाबाजी के जरिए किया गया है। और इस संस्था ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग से 1000 से अधिक स्काइप आईडी को डिलीट किया है और ब्लॉक किया है, और साथ ही साथ लोगों की जागरूकता के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है कि इस तरह की चीज़ों को रोका जा सके। और सरकार द्वारा जो है, जैसे विदेशी देशों से और विभिन्न दक्षिणी एशियाई देशों से जो साइबर फ्रॉड या इस तरह की चीज़ें जो इसमें लोग शामिल हैं, उनको रोकने के लिए विभिन्न कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों के बीच एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का भी गठन किया गया है जो इस तरह की समस्याओं से जूझ सके। और I4C साइबर अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिम कार्ड, मोबाइल डिवाइस और म्यूल बैंक अकाउंट को भी जो है समाप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ था कि I4C वित्त मंत्रालय और आरबीआई के साथ मिलकर बैंकों से जुड़े हुए जो म्यूल खाते हैं, लगभग 4000 से ज़्यादा म्यूल खातों की पहचान की गई है, जिनमें पैसा पहले साइबर फ्रॉड के जरिए पैसा उसमें जाता है और उससे कई सारे खातों में खुला के या तो बिटकॉइन के रूप में बिटकॉइन खरीद लिया जाता है, या तो किसी न किसी एटीएम से पैसा निकाल लिया जाता है। तो उस पर भी निगरानी करने की इसमें बात की गई है। ठीक है। दूरसंचार विभाग ने भी इसको लेकर कार्रवाई एडवाइजरी जारी की है कि कुछ नंबर हैं, अगर दूसरे देश का नंबर है जैसे +92 या पाकिस्तान का है, इस तरह के नंबरों से कोई सरकारी अधिकारी आपको कॉल नहीं करेगा। और इस तरह के नंबरों पर वही थिंक एक्ट एंड स्टॉप, थिंक एंड एक्ट, पहले रुक जाओ, डरो मत, चिंतित न हो, भयभीत न हो, सोचो कि क्या करना है और इसके बाद एक्ट करना है। एक्ट में क्या करना है, 1930 नंबर है जिस पे आपको कॉल करना है, या फिर पुलिस को भी इसकी सूचना दे सकते हैं। अच्छा रहेगा कि 1930 पे कास्ट करेंगे तो आपको स्पेशलाइज उसकी जो है सर्विसेज मिल सकती है, क्योंकि वो उसी के लिए बना ही हुआ है। दूसरा मुद्दा है, दूसरा न्यूज़ है कि चीन की अर्थव्यवस्था है, या एक देश के रूप में चीन जनसांख्यिकी के दोहरे संकट से जूझ रहा है। दोहरा संकट में एक तरफ उसकी यहाँ पे बच्चों की जन्म दर कम हो गई है, बच्चों और यानी जन्म बच्चों के कम हो रहा है, और बुजुर्गों की आबादी में वृद्धि हो रहा है, जिससे कई सारे चुनौतियां उत्पन्न हो गई है। इसको लेकर चीन सरकार कई प्रयास भी कर रही है, लेकिन वो बहुत सफलता नहीं मिली है। कैसे ये पता चल रहा है, कल ही एक रिपोर्ट आई थी 27 अक्टूबर को, चीन के ही एक समाचार एजेंसी ने, उसमें आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया है, चीन की शिक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए, कि चीन में कम से कम 14,000 से ज़्यादा, यानी 14,800, यानी 15,000 से ज़्यादा किंडरगार्टन जो है बंद किए गए हैं। जो किंडरगार्टन क्या होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो है वो देखभाल करने का काम करते हैं। और अप्रैल में एक रिपोर्ट आई थी जो है वहाँ की सिन्हुआ एजेंसी है, कि वहाँ पे कई सारे अस्पतालों में प्रसूति वार्ड को बंद किया जा रहा है, यानी कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, इसलिए जो प्रसूति वार्ड की ज़रूरत कम हो रही है, और बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, इससे किंडरगार्टन की ज़रूरत कम हो रही है। ये भी चुनौतियां हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि कई सारे किंडरगार्टन को ओल्ड एज्ड जो है देखभाल सेंटर के रूप में बदला जा रहा है। तो आइए हम इसको देखते हैं, क्या चुनौती है, कैसे है, क्या मामला है। तो देखिए चर्चा में क्यों है, तो एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार चीन के गहराते जनसांख्यिकी संकट से बुरी तरह प्रभावित होकर हजारों प्रसिद्ध किंडरगार्टन बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि जन्म दर में उल्लेखनीय गिरावट के कारण देश में बच्चों के नामांकन में भारी गिरावट आई है। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट कह रहा है कि 2023 में किंडरगार्टन की संख्या 14,808 घटकर 2,74,000 रह गई है, यानी इतनी संख्या घटी है। और ये सिर्फ किंडरगार्टन को लेकर नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन के क्षेत्र में भी, प्राइमरी स्कूल में भी ये समस्याएं देखी जा रही है। 2021 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग में 2021 चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने आंकड़ा दिया था, उसमें बताया था कि शिशुओं और छोटे बच्चों वाले 30% से अधिक परिवारों को बाल देखभाल सेवाओं की आवश्यकता है, लेकिन केवल 5.5% के पास ही नर्सरी या प्री गार्डन तक पहुंच है। यानी एक तो उनकी संख्या भी घट रही है, और दूसरे उन तक जो है नर्सरी या किंडरगार्टन तक की पहुंच भी नहीं हो रही, यानी कहीं ना कहीं
ये एक डेमोग्राफिक की भी समस्या है और उनकी अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी हुई समस्याएं ये दिखाई दे रही हैं। क्या है इसके बारे में अगर देखें कि आंकड़ा क्या कहता है, तो एक हांगकांग स्थित जो है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है, इसने जो है 27 अक्टूबर को शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि किंडरगार्टन में नामांकित बच्चों की संख्या में लगातार तीसरे वर्ष गिरावट आई है। यानी ये 24-23 और इसके पहले ये लगातार 3 साल से उनकी नामांकन की संख्या घट रही है। पिछले वर्ष ये संख्या में 11.5% या 11.55% की गिरावट आई है, यानी कि 53.5 लाख बच्चे किंडरगार्टन में उनका एडमिशन घट गया है पिछले साल की अपेक्षा। ठीक है, और अगर आगे देखें तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि किंडरगार्टन में नामांकित बच्चों की संख्या या गिरावट चीन में व्यापक जनसांख्यिकी बदलाव को दर्शाती है, जहां जन्म दर और कुल जनसंख्या दर दोनों में गिरावट देखी गई है, जिसके कारण उसके भविष्य के लिए आर्थिक संकट का खतरा पैदा हो गया है। पिछले साल चीन की जनसंख्या लगातार दूसरे साल घटकर 1.4 अरब या 140 करोड़ हो गई है पिछले साल 2023 में, और इसमें एक तरह से देखा जाए तो 20 लाख की जो है कमी देखी गई है, और इसके कारण वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी हो गया है। पहले स्थान पे वो भारत से पिछड़ गया है। और 2023 में चीन में सिर्फ 90 लाख बच्चों की जन्म जो है रिकॉर्ड दर्ज की गई थी, जो 1949 के बाद सबसे कम है। तो ये चुनौती चीन के जनसांख्यिकी आंकड़ों को लेकर आ रहा है। इससे चुनौती एक तो ये हुआ जन्म दर का, और बुजुर्गों की आबादी या चीन की जनसांख्यिकी से जुड़ी जो गंभीर समस्या है वो देखें तो एक ओर जन्म दर घट रहा है, प्रजनन दर गिरावट हो रही है, दूसरी ओर वृद्धों की आबादी भी तेजी से बढ़ रही है। चीन की 60 वर्ष और उससे आयु की जनसंख्या 2023 में 29.69 करोड़ या इसको मान लो 30 करोड़ थी, और ये आबादी का 21.1% है। और 2023 के आसपास अगर हम अपने भारत के तुलना करें तो ये 14-15% के आसपास हमारे यहाँ पे है। जनसंख्या हमारी उनसे ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज के वाइज हमारा कम है, और हमारे यहाँ ग्रोथ रेट भी बना हुआ है। आज दुनिया में कुछ लोग बताते हैं कि दुनिया में 800 मिलियन या 80 करोड़ से ज़्यादा वर्किंग एज है, यानी दुनिया की तो किसी आबादी में, मतलब चीन तो छोड़ दिया जाए, इतनी ज़्यादा है, और युवा हमारी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारा एक जो है पिरामिड होता है, जैसे एक जनसंख्या का कहते हैं ना कि एक ऐसे ऊपर से जाते जाते जो है ऐसे आता है, और ऐसे चाइना का जनसंख्या ऐसे हो गया है, स्तर कम हो रहा है और धीरे धीरे ये नीचे जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं उसके विकास के लिए सही नहीं माना जाता है। और ये 21% ही नहीं है, जिस तरह से घटेगा 2035 तक ये 40 करोड़ हो जाएगा और 2050 तक 50 करोड़ हो जाएगा। तो सोचिए कि अगले 12 साल में 10 करोड़ बढ़ेगा, उसके बाद फिर 15 साल में 15 करोड़ बढ़ेगा वृद्धों की आबादी, और जनसंख्या बढ़ नहीं रही बल्कि घट रही है। तो ये परसेंटेज वाइज एक बड़ी चीज़ हो जाएगी। कोई एक यूट्यूब पे कह रहा था कि ब्रिक्स सम्मेलन में चाइना के डेलीगेट्स आए थे और भारत के भी डेलीगेट्स गए थे, तो वहाँ पे ऐसी बातचीत चलने लगी, तो वो कह रहा था, उसने कहा कि हम तो कोई बात नहीं, टेंशन न लो, 2035, 40, 47 तक तो हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, जो है ये चीन ऊन लेना भूल जाओ, हम तुम्हारे यहाँ आएंगे तुम्हारे बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए, कि तुम लोगों ने अपनी जनसंख्या को इस स्तर पर पहुँचा दिया है कि बच्चे हैं ही नहीं देखभाल करने वाले, तुम्हारे पास जनसंख्या ही नहीं रहेगी, जो सब बूढ़े ही हो जाएंगे, तो उनका फिर करना क्या है। ठीक है, चलिए वो तो मजाक की बात है, लेकिन ये एक गंभीर समस्या के रूप में है। इसके लिए एक तो वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल से जुड़ी चुनौती है, और एक जन्म दर, तो वरिष्ठ जो नागरिकों के देखभाल की जो चुनौती, उसके लिए क्या कर रहा है। जैसे वहाँ पे जो किंडरगार्टन स्कूल है, बच्चे तो हैं ही नहीं, तब वो अपने आप को बुजुर्ग देखभाल या ओल्ड एज जो है केयर सेंटर में बदलते जा रहे हैं। जो महिलाएं या जो स्टाफ वहाँ पे बच्चों की देखभाल करती थी, अब बुजुर्गों की देखभाल के लिए उनकी ट्रेनिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि वन चाइना पॉलिसी के तहत अब उनके देखभाल करने के लिए भी उनके बुजुर्गों को कोई बचा नहीं है, और इस तरह से देखा जाए तो उनके सामाजिक देखभाल की बड़ी भारी जिम्मेदारी राज्य जो वहाँ के प्रोविडेंस हैं जो है चीन के, उनके ऊपर आ रही है, जिनकी ऑलरेडी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था और खस्ताहाल होती जा रही है। अगर देखा जाए तो पेंशन और वृद्धावस्था देखभाल की भी बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए हाल में ही चीन की सरकार ने वहाँ पे पुरुषों की जो रिटायरमेंट एज है वो 60 साल से 63 साल कर दी, और महिलाओं की जो रिटायरमेंट एज है वो 55 साल से बढ़ा के 58 साल कर दी, कि ताकि वृद्धावस्था जो है पेंशन और अन्य ग्रेच्युटी आदि का कुछ समय तक लाभ मिल सके।
इस गंभीर जनसांख्यिकी संकट के लिए चीन की अधिकारियों ने चीन की वन चाइना पॉलिसी की बात की, जो 2015 में समाप्त हो गई थी। 80 के दशक से शुरू हुई थी और 2015 में समाप्त हो गई थी। जब ये चीन की सफल हो रहा था ना वन चाइना पॉलिसी की, पहला बच्चा चीनी दूसरा गैर चीनी, तो उसको भारत में बड़ा कहा जा रहा था कि देखो चीन में बहुत अच्छा कर लिया, चीन ने जनसंख्या को रोक लिया, भारत में जो है जनसंख्या को नहीं रोक पा रहे। भारत जनसंख्या का प्लानिंग कर रहा था। लोकतांत्रिक देश है ना, लोकतांत्रिक देशों की सबसे बड़ी समस्या है चुनौतियां आती रहती है, लड़ते लुढ़कते अपना चलते रहते हैं। वहां पे बहुत तेजी से तो उसने कर लिया, लेकिन अब उसके दुष्प्रभाव देखे जाने लगे हैं और वही चीजें अब वहां की जनसंख्या में जनसांख्यिकी के दोहरे संकट के रूप में सामने आ रहा है। 2016 में उसने वन चाइना पॉलिसी बदल दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वन चाइल्ड पॉलिसी बदली तो कि 2 लोग बच्चा पैदा करो, उसके लिए कई सारे इंसेंटिव भी दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 2021 में कहा आप 3 बच्चे पैदा कर सकते हो, लेकिन करने से कोई फायदा होगा? अगर देखें क्यों नहीं हो रहा है तो देखिए चीन के कई अस्पतालों में नवजात शिशुओं की डिलीवरी सेवाएं तक बंद करनी पड़ रही। क्यों? बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे हैं। जब बच्चे पैदा ही नहीं होंगे तो डिलीवरी सेवाएं या प्रसूति सेवाएं शुरू करके क्या करेगा? देखिए चीन के अस्पतालों में प्रसूति सेवाएं बंद तब हो रही जब चीनी नीति निर्माता इस बात पे लगे हुए हैं कि वहां की जनसंख्या को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि अधिकारियों को तेजी से बूढ़े होते समाज के साथ जनसांख्यिकी सिरदर्द का चिंता जुड़ रही है। तो चीन में नवजात शिशुओं के कम जन्म लेने का कारण क्या है? देखिए चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो कुछ कुछ विकसित देशों का लक्षण दिखाती है और कुछ कुछ विकासशील देशों का लक्षण। विकासशील देशों का इस लक्षण इसलिए कि अभी भी जनसंख्या के इतने बड़े आकार के कारण प्रति व्यक्ति आय में वो मिडिल इनकम ग्रुप में ही शामिल है, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में, महंगाई में, अन्य चीज़ों में आप देखोगे चीन की अर्थव्यवस्था तो विकसित देशों को भी मात मारती है। और साथ ही साथ चीन में जो लोगों का जो है इनकम है वो उस तरह से नहीं बढ़ा है जिस तरह से उनकी महंगाई बढ़ी है। हालांकि पति पत्नी दोनों काम करके उसको किसी तरह से पूरा कर लेते हैं, लेकिन चीन में अगर प्रति व्यक्ति आय के आधार पे बच्चों को पालने का खर्चा देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। और इसीलिए महिलाओं को बच्चों की देखभाल की ऊंची लागत, शादी की अनिच्छा या पारंपरिक समाज, वो समाज अभी भी एशियाई समाज है। एशियाई समाज में महिला की जिम्मेदारी क्या होती है? बच्चे और देखभाल करने की प्राथमिक जिम्मेदारी महिला की होती है। सरकार लाख कोशिश कर रही है लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। और क्यों? क्योंकि वही जन्म देने वाली का जो महिलाओं का ज्यादा वो है। और देखो कोई भी देश की जनसंख्या जब इस परिस्थिति में, जैसे विकसित देशों में आना है कि जनसंख्या की वृद्धि दर एक स्तर के जात कम होने लगती है और वृद्धों की जनसंख्या बढ़ने लगती है, तो उसको लेकर कई लोग ऑटोमेशन, मशीनीकरण अपनाते हैं। और प्रवास एक प्रमुख जो है मुद्दा है। प्रवास जिसके जरिए लोग अपनी, खासतौर से अमेरिका ने अपने प्रवास के जरिए अच्छे योग्य लोगों को अपने यहाँ, जैसे अभी जर्मनी ने भारत के कहा कि 1,90,000 लोगों को वर्किंग वीजा दिया जाएगा, तो इसके जरिए वो अपने यह समस्या की जो वृद्ध होती जनसंख्या या कम होते वर्किंग जो है को पूरा करते हैं। लेकिन चीन की नीतियां ऐसी हैं, चीन की आंतरिक व्यवस्थाएं ऐसी है, चीन में लोकतंत्र है नहीं इस तरह, इसलिए चीन जो है प्रवासन को भी नहीं लेना चाहता है। और प्रवासन ऑलरेडी एक अच्छी खासी जनसंख्या है, तो वो प्रवासन के जरिए भी वो मुद्दे उसके सॉल्व नहीं होने वाले हैं। इसलिए आगे आने वाले समय में चीन का भविष्य गंभीर है। आपको विश्वास नहीं होगा, चीन के अधिकारी अब छोटे छोटे बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं कि वो बड़े होकर शादी करें, बच्चे पैदा करें, क्योंकि आज के चीन के युवाओं में शादी करके बच्चे पैदा करने का भाव ही समाप्त हो गया है। और ये कहीं ना कहीं उस पूरे देश और उस पूरे देश की सामाजिक व्यवस्था सबके लिए खतरा पैदा हो गया है। ठीक है, आइए अगला न्यूज़ देखते हैं। 24 अक्टूबर की रात में और वो 15-25 अक्टूबर की सुबह तक जो है उड़ीसा में एक चक्रवात आया था, चक्रवात दाना, वहाँ लैंडफॉल हुआ था, यानी तट से टकराया था। और उस टकराहट के दौरान वो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए आगे गया। उसका लोगों का मानना है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान का जो मैंग्रोव वन है उसने उसके प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया। हालांकि उड़ीसा की राज्य सरकार ने भी जीरो कैजुअलिटी पॉलिसी के तहत काफ़ी सराहनीय काम किया था और लगभग 10 लाख लोगों को आश्रय स्थल तक ले गया था। लेकिन लोगों का कहना है कि गैर मानवीय कारक यानी प्राकृतिक कारक में मैंग्रोव वनों ने भी जो है उसके प्रभाव को कम करने में भूमिका भाई। मैंग्रोव वन क्या होता है? मैंग्रोव वन जो है सागर तटीय जलवायु का जो है सागर तटीय क्षेत्र का एक विशेष वानस्पतिक या पारिस्थितिक क्षेत्र होता है जो
ऐसे जगहों पे पनपते हैं, ऐसी वनस्पतियां हैं जो ऐसे जगहों पे पनपती हैं जो खारे पानी और मीठे पानी का यानी स्वच्छ जल और खारे जल का संगम हो, यानी ज्वार नदमुग हो या पश जल हो या कोई दलदली झील हो, उसके पास ये जन्म उगते हैं। इसमें इसके खास बात है कि इसके पौधे जमीन के ऊपर पानी के ऊपर जो है हवा से ऑक्सीजन लेने का काम कर लेते हैं अपनी जो है, इसलिए वो दलदली क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। और इनके जरिए जो है जो तटीय क्षेत्र है, सागर तटीय क्षेत्र है, उसकी पारिस्थितिकी क्षेत्र की विविधता को बनाया जाता है। पर्यावरण के लिए ये कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं। उस क्षेत्र में आने वाली जो है गंभीर प्राकृतिक आपदाओं को, चक्रवात और बाढ़ जैसी आपदाओं से भी राहत देते हैं और उस क्षेत्र के लोगों के लिए जीविका का भी स्रोत होते हैं। भारत सरकार ने मिष्ठी योजना के तहत इसको संरक्षण के लिए प्रयास किया है। आइए जरा देखते हैं क्या मामला है। तो देखिए, शुक्रवार को सुबह जो वहाँ पे उड़ीसा में चक्रवात आया था, वो भितरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के करीब पहुंचे चक्रवात दाना ने बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, जैसा कि कई लोगों का अनुमान था। क्यों? एक तो राज्य सरकार के प्रयासों से तबाही को सीमित करने में मदद भी, और कुछ लोगों का कहना है कि गैर मानवीय कारण भी महत्वपूर्ण, क्योंकि इसकी भूमिका निभाई वह भितरकनिका का समृद्ध मैंग्रोव वन क्षेत्र। मैंग्रोव वन क्षेत्र क्या होता है? तो देखिए, मैंग्रोव वन नमक सहिष्णु पेड़ और झाड़ियाँ होती हैं। नमक सहिष्णु पेड़ और झाड़ियाँ होती हैं जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय कटिबंधों में, नदी मुहाने और अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये उन क्षेत्रों में उगते हैं जहां मीठे पानी और खारे पानी का मिलान होता है। इसमें आमतौर पर हवाई या सांस लेने वाली जड़ें होती हैं, जो रसीले पत्ते होते हैं और फूलदार पौधे होते हैं इनकी चीज़ें। अगर हम इसको और देखें तो मैंग्रोव को प्रकार में लाल मैंग्रोव, अविसेनिया मरीना, ग्रे मैंग्रोव, राइजोफ्लोरा आदि जैसे मैंग्रोव प्रजातियां होती हैं। मैंग्रोव के छोटे पौधे जिन्हें प्रोपेग्ल्यूस बोलते हैं, जैसे कि उनके जो बीज आते हैं बहुत छोटे छोटे पौधे उनके तनों पर होते हैं, फिर वो जमीन पे नीचे गिर के फिर नए मैंग्रोव के वृक्ष के रूप में वो तैयार होते हैं। ये उनकी कुछ विशेषताएं हैं। भारत में अगर मैंग्रोव वनों की स्थिति के रूप में देखा जाए तो भारत में कई स्थानों में, भाई जितने तटीय राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ तो पाए ही जाएंगे, तो कई राज्यों में ये पाए जाते हैं। सुंदरबन भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। देखिए, वहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, वो एक मैंग्रोव वनस्पति है और उसके कारण उस पूरे वन क्षेत्र को सुंदरवन कहा जाता है। और सुंदरवन का डेल्टा पूरा क्षेत्र पूरे दुनिया में सबसे बड़ा है, तो वो सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र सुंदरवन में ही पाया जाता है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा, उड़ीसा में भितरकनिका क्षेत्र, अंडमान में, केरल में, गुजरात में, तमिलनाडु में आदि मैंग्रोव वन इसके कुछ उदाहरण हैं। अगर हम देखें कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट IFSR 2021 के अनुसार भारत में कुल 4,992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पतियां या मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जो कि 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं 2,124 किलोमीटर। इसके बाद जो है उसका स्थान है उड़ीसा का। अगर देखा जाए तो मैंग्रोव कवर 1987 में 4,046 वर्ग किलोमीटर था, जो बढ़ के 4,992 वर्ग किलोमीटर हुआ। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मैंग्रोव वनों की में वृद्धि हुई है। हालांकि मैंग्रोव वन पर बहुत दबाव है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आबादी बढ़ रही है, भूमि और इमारती लकड़ी की जरूरत पड़ रही है, अन्य गैर इमारती लकड़ियों की, मत्स्य पालन और आर्थिक गतिविधियों की इतनी ज़्यादा अधिकता हो रही है कि उन पर दबाव बन रहा है और उसके लिए खतरा उनके लिए उपलब्ध होता जा रहा है। मैंग्रोव जो वन हैं वो चरम जलवायु की से कैसे सुरक्षा करते हैं? तो देखिए, मैंग्रोव एक तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का या शोर इकोसिस्टम का प्रतिनिधित्व करता है और तटीय जैव विविधता के महत्वपूर्ण शरण स्थल है। ये चरम जलवायु घटनाओं जैसे चक्रवात एवं समुद्र के उभार, सी स्वेल जो होता है, समुद्र में कहीं उभार आता है जिससे लहरें तेजी से होती हैं और उसके कारण फ्लश फ्लड आता है, यानी तेजी से आने वाली बाढ़, उस आने वाली इस सब के तूफानी लहर के विरुद्ध एक जैव ढाल, ये बायो जो है कवर के रूप में या प्रोटेक्शन के रूप में ये काम करता है। विश्व बैंक द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। उसने कहा कि मैंग्रोव वन अपनी जड़ों और पत्तियों में पानी के प्रवाह को बाधित करके तूफानी लहरों को रोक कर उसके प्रभाव को कम करते हैं। जैसे इसी में कहा गया है कि अगर कुछ मैंग्रोव प्रजातियां हैं, अगर 50 मीटर से 2 किलोमीटर चौड़ी मैंग्रोव पट्टी है
तो वो तूफानी लहर को 6.5 सेंटीमीटर से घटा के 4 सेंटीमीटर तक कर सकती है, अगर उतनी चौड़ी पट्टी है। साथ ही में 50 मीटर से 100 मीटर चौड़े अगर मैंग्रोव वन हैं, उतनी ही चौड़ाई में अगर मैंग्रोव वन लगे हैं, तो लहरों के प्रभाव में 29 से लेकर 92% तक कमी कर देते हैं। और जब प्रवाह कम होगा, ऊंचाई कम होगी, तो निश्चित रूप से उसका दुष्प्रभाव कम होगा। और ये और अच्छा तब होता है जब किसी स्ट्रक्चर संरचना के पीछे उनको लगाया जाता है, यानी अगर तटबंध बना के और साथ में उस मैंग्रोव लगा दिया जाए तो इन चरम जलवायु घटनाओं से और ज़्यादा प्रभाव बचाव हो सकता है। अगर देखा जाए कि भारत में मैंग्रोव का महत्व देखा जाए तो मैंग्रोव तटीय क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, जैव विविधता के लिए, वहाँ के बायो संरक्षक के रूप में इन चरम मौसम जलवायु घटनाओं से, और वहाँ के लोगों के आय का भी एक स्रोत होता है। तो इसको लेकर भारत सरकार ने मैंग्रोव के विकास के लिए मिष्ठी योजना चलाई है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम योजना। इसके तहत केंद्र सरकार एक पहल है जिसका उद्देश्य समुद्र तट और खारे पानी वाली भूमि में मैंग्रोव कवर को बढ़ाना है। इसमें जो सुंदरबन डेल्टा यानी जो मैंग्रोव प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे इसे बढ़ाया दिया जा रहा है। उसमें स्थानीय संस्थाओं यानी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या ग्राम पंचायतें हैं, साथ साथ कम्युनिटी योजनाएं, उनको साथ मिलकर यहाँ पे इनके पेड़ वृक्षारोपण आदि के पहल किया जाता है। इससे क्या होगा कि मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का विकास होगा, संरक्षित होंगे, पुनर्स्थापित होंगे, और उससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने, कटाव और आपदा को रोकने और पारिस्थितिकी दृष्टि से आजीविका को भी बनाए रखने का लाभ होगा। अगर हम देखें कि भितरकनिका के बारे में अगर थोड़ी सी सूचना अगर हम ले लें, तो भितरकनिका ओडिशा के 231 वर्ग किलोमीटर का मैंग्रोव वन क्षेत्र है पूरे ओडिशा में। उसका एक बड़ा हिस्सा भितरकनिका में, पूरे ओडिशा में 231 किलोमीटर है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है भितरकनिका में है। और ये पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के बाद दूसरे स्थान पे जो है भितरकनिका में ही मैंग्रोव वनस्पतियां हैं। इसके 82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में डेंस मैंग्रोव वन और 95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सेमी डेंस मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। 672 किलोमीटर वर्ग में फैले पूरे क्षेत्र को 1975 में भितरकनिका वन्य जीव अभयारण्य जो है या सेंचुरीज बना दिया गया था। बाद में 1998 में इसी में से 145 किलोमीटर को नेशनल फॉरेस्ट या राष्ट्रीय वन उद्यान का दर्जा इसे दिया गया है। और भितरकनिका ने जैसे अब की बार वहाँ पे आपदाओं से बचाया है, पहले भी बचा चुकी है। 1999 में आया उड़ीसा का सुपर साइक्लोन को भी इसने बचाने में लोगों को काफ़ी मदद मिली थी। वो भी अक्टूबर 1999 में, यानी 25 साल पहले एक सुपर साइक्लोन आया था, उससे भी, उस चक्रवात से भी काफ़ी लोगों की मदद की थी। हालांकि उस बार बहुत ज़्यादा जान गई थी क्योंकि उस समय हमारे पास प्रिडिक्शन तंत्र नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर नॉर्मल तट है और मैंग्रोव अच्छी खासी संख्या है तो मैंग्रोव वाले क्षेत्रों में प्रभाव थोड़ा कम देखा जाता है। आइए इनसे जुड़े प्रश्नों को देख लें। तो चर्चा में रहे डिजिटल अरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साइबर अपराधियों को अपराध करने से रोकने के लिए उनको डिजिटली निरुद्ध करने की अभिनव प्रक्रिया है। नहीं भाई, इसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों से कोई मतलब नहीं है। अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस तरह का कोई भी कानून प्रवर्तन एजेंसी आपको डिजिटली अरेस्ट करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो पहला गलत है। यह साइबर अपराधियों द्वारा भोले भाले पीड़ितों को धोखा देने और धोखा देने की जो प्रक्रिया है, तो ये दूसरा सही है, पहला गलत है, यानी इसका आंसर बी होगा। दूसरा है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में लगभग 4,992 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन है जो 9 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थिर है। इसमें से सबसे अधिक मैंग्रोव कवर किस राज्य में है? तो अभी तो आंकड़ा हमने देखा वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कि सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तीसरा है चर्चा में रहे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यह देश में साइबर अपराध को रोकने में नोडल इकाई के रूप में कार्य करता है, यह भी सही है, यानी इसका आंसर सी होगा। चौथा है वर्तमान में चीन को जनसांख्यिकी से जुड़े दोहरे संकट का सामना करना पड़ रहा है। चीन में इस जनसांख्यिकी संकट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? चीन में जन्म दर एवं प्रजनन दर में गिरावट हुई है, ठीक है, ये भी सही है आंसर। वृद्धों की आबादी में तेजी से वृद्धि हुई है, ये बात भी सही है। इस गंभीर संकट के लिए एक बच्चा नीति को जिम्मेदार माना जा रहा है। हाँ, उसमें कई है लेकिन ये भी प्रमुख कारण तो इसी को माना जा रहा है। तो ऐसे में तीनों विकल्प सही हैं, तो इसका आंसर जो है डी सही होगा। पांचवा और अंतिम प्रश्न है चर्चा में रहे मैंग्रोव संरक्षण की मिष्ठी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक पहल है जिसका उद्देश्य देश में मैंग्रोव कवर को बढ़ाना है। यह योजना तटीय क्षेत्रों के स्थानीय आजीविका को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, ये योजना तटीय क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता
और के साथ साथ उनके आजीविका को भी, क्योंकि मैंग्रोव जो है सिर्फ पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता और पर्यावरण जो है जलवायु आपदा से रक्षा नहीं करता है, ये वहाँ के लोगों के लिए आजीविका का भी बड़ा स्रोत होता है, तो ये उसके लिए भी है और ऐसे में इसका भी आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।